नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान काड्डा पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में, उत्सर्जन तंत्र के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आपने पीछे के वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले पीछे की वीडियो देख लीजिए, जिससे कि आपको अच्छे से पीछे का चैप्टर क्लियर हो जाए। हम बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 की, और इस चैप्टर नंबर 2 में हम पाचन तंत्र पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, परिसंचरण तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं उत्सर्जन के बारे में। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। बहुत अच्छी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ज़बरदस्त नोट्स मैं आपको लिखवाने वाला हूं। एक दोस्त मेरे को पूछ रहा था, बोल रहा था कि सर आप अब नोट्स लिखवा दीजिए। तो दोस्त मैं आपको बता दूं, आप नोट्स साथ साथ में लिख लिया करो, स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो। इसी प्रकार से आपको लिखने हैं और याद भी इसी तरीके से करने। लेकिन एग्जाम में किस प्रकार से लिख के आने हैं वो मैं आपको बता दूंगा, टेंशन मत लो। अच्छे से आपको दिल लगा के पढ़ना है। मेरा काम अच्छे से पढ़ाने का है और आपका काम अच्छे से पढ़ने का है। अगर हम दोनों अच्छे से हमारा काम करेंगे तो बिल्कुल हम सक्सेस हो जाएंगे, और सक्सेस हमें होके ही रहना है। बिल्कुल लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन के टाइम में हमें बहुत कुछ पाना है, बहुत कुछ हासिल करना है, और इस मंजिल को पाने में मैं आपका सहयोग करूँगा। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, जिससे कि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। या फिर आप टेलीग्राम पर फॉलो करने के लिए आप सर्च कर सकते हैं ज्ञान काड्डा, जिससे कि आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिले और उसको आप ज्वाइन कर लो, उसके ऊपर आपको PDF वगैरह मिल सके। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम चर्चा करने वाले हैं बच्चा किसके बारे में? उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बाबू? उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करने वाले हैं। उत्सर्जन तंत्र अब समझना, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा उत्सर्जन किसे कहते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा उत्सर्जन तंत्र क्या होता है। तो बात करते हैं उत्सर्जन किसे कहा जाता है, उत्सर्जन किसे कहते हैं। तो समझना, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, सॉरी उत्सर्जन की बात कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल सही है। किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया, बाहर निकालने की क्रिया उत्सर्जन कहलाती है। उत्सर्जन कहलाती है। अब बिल्कुल सिंपल सी बात मैंने आपको बताई, किसी भी अपशिष्ट पदार्थ, अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है बाबू? अपशिष्ट पदार्थ वो होता है जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करता है, जो हमारे शरीर में रोग पैदा करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम अपशिष्ट पदार्थ। क्या बोलते हैं बच्चा? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, ध्यान रखना। तो अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को क्या कहा जाता है बाबू? उस क्रिया को कहा जाता है उत्सर्जन। उस क्रिया को क्या कहा जाता है? उत्सर्जन। जैसे हम हमारे फेफड़ों के जरिए क्या निकालते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? एक अपशिष्ट पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से हम सुबह सुबह मल त्याग करते हैं, तो वो भी एक अपशिष्ट पदार्थ है, तो वो भी अपशिष्ट पदार्थ हो गया। इसी प्रकार से हम क्या करते हैं? पसीना बाहर निकलता है, मूत्र बाहर निकलता है, ये भी हमारा अपशिष्ट पदार्थ है। तो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। और इस क्रिया के लिए जिस अंग की आवश्यकता होती है, जिस अंग की आवश्यकता होती है उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उसे उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है बाबू? उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से। उसे उत्सर्जन कहते हैं। जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको हम उत्सर्जन कहते हैं। और उस अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने के लिए जिस अंग की आवश्यकता होती है, उस अंग को क्या बोलते हैं बाबू? उस अंग को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। जैसे फेफड़ा हमारा उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि ये CO2 को बाहर निकालता है। हमारी बड़ी आंत, हमारा जो मलाशय है, वो भी एक उत्सर्जन तंत्र है, क्योंकि वो भी क्या करता है? मल को बाहर निकालता है। हमारी किडनी भी उत्सर्जन तंत्र का ही भाग है, क्योंकि किडनियां क्या करती हैं? किडनियां मूत्र को बाहर निकालती हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जिस अंग के द्वारा
जिस अंग के द्वारा उन अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है, उन अंग को हम क्या बोलते हैं, उस अंग को बोलते हैं उत्सर्जन तंत्र। अब उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़ने वाले हैं वो हमें समझना है। हम पढ़ेंगे मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में? मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। और बाबू मैं आपको बता दूं, मानव उत्सर्जन तंत्र में हम क्या पढ़ेंगे, हम फेफड़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? क्योंकि फेफड़ों के बारे में हम श्वसन तंत्र में पढ़ चुके हैं। हम बड़ी आंत मलाशय के बारे में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसके बारे में हम पाचन तंत्र में पढ़ चुके हैं। तो फिर हमें उत्सर्जन में पढ़ना क्या है? हमें उत्सर्जन में पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ किडनी के बारे में। किसके बारे में बाबू? वृक्क के बारे में। किसके बारे में? वृक्क के बारे में पढ़ना है। मूत्र वाहिनी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें मूत्राशय के बारे में पढ़ना है। उसके बाद हमें मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ना है। ये 4 टॉपिक हमें पढ़ने हैं किसके अंदर? उत्सर्जन में। क्योंकि मैं आपको फेफड़ा नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि फेफड़े के बारे में मैं आपको पढ़ा चुका हूं। छोटी आंत बड़ी आंत नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि वो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। तो इस मानव उत्सर्जन तंत्र में हम किन किन भागों की चर्चा करेंगे वो आपको समझना है। तो मानव उत्सर्जन तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है बाबू? 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। अब वो 4 भाग कौन कौन से हैं? पहला भाग है वृक्क। वृक्क का मतलब किडनी। वृक्क का मतलब किडनी। दूसरा जो पार्ट है बाबू, दूसरे पार्ट का नाम है मूत्र वाहिनी। दूसरे का क्या नाम है? मूत्र वाहिनी। मूत्र वाहिनी। 2 नंबर हम पढ़ने वाले हैं मूत्र वाहिनी के बारे में। फिर हम 3 नंबर पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? मूत्राशय के बारे में। 3 नंबर हम पढ़ेंगे मूत्राशय के बारे में। और 4 नंबर बाबू हम किसके बारे में पढ़ेंगे? 4 नंबर हम पढ़ेंगे मूत्र मार्ग के बारे में। किसके बारे में बाबू? मूत्र मार्ग के बारे में। ध्यान रखना, ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किसके बारे में पढ़ेंगे? मूत्र मार्ग के बारे में पढ़ेंगे। ये 4 पार्ट हमें पढ़ने हैं किसके अंदर? ये 4 पार्ट हमें पढ़ने हैं हमारे उत्सर्जन तंत्र के टॉपिक में। सबसे पहले मैं इनकी आपको बनावट समझाऊंगा, फिर मैं आपको इसकी क्रियाविधि समझाऊंगा। मैं पहले आपको क्या समझाऊंगा? इसकी बनावट किस प्रकार से बने होते हैं। उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि ये किस प्रकार से काम करते हैं। इसी टॉपिक पर हमारा उत्सर्जन तंत्र कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम बात करते हैं मानव उत्सर्जन तंत्र की। किसकी बात करते हैं बाबू? मानव उत्सर्जन तंत्र की बात करने से पहले मैं आपको 1-2 बातें और बताना चाहूंगा। 1-2 बातें और बताना चाहूंगा, है ना। ये तो हम टॉपिक में चर्चा करने वाले हैं। चलिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखिए बाबू, अब देखिए हमारा जो उत्सर्जन होता है, उत्सर्जन वो कितने प्रकार का होता है। हम बात कर रहे हैं उत्सर्जन की। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है मैंने आपको बताया। उत्सर्जन होता क्या है? उत्सर्जन हम उसको कहते हैं जो अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। यानी जिस क्रिया के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं बाबू? उस क्रिया को बोलते हैं उत्सर्जन। क्या बोलते हैं? उत्सर्जन बोलते हैं। चलिए, तो अब हम बात करते हैं उत्सर्जन के प्रकार की। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है यही हम चर्चा करने वाले हैं। उत्सर्जन कितने प्रकार का होता है ये हमारा टॉपिक होने वाला है। चलिए, उत्सर्जन के प्रकार। तो बाबू मैं आपको बता दूं, उत्सर्जन के प्रकार नहीं, हम पढ़ेंगे अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। किसके बारे में? अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। और हमारे शरीर में कौन से अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं बाबू? हमारे शरीर में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। चलिए मैं यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अपशिष्ट पदार्थ के रूप बारे में। किसके बारे में? अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। अपशिष्ट पदार्थ क्या होता है? अपशिष्ट पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है, हानिकारक होता है, जो शरीर के लिए हानिकारक होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। और मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। 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 मैंने क्या बताया आपको? मैंने आपको यह बताया है कि जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो हम किसको कहते हैं? जो पदार्थ हमारे शरीर में हानिकारक होते हैं उनको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। और मानव शरीर में कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं? मानव शरीर के अंदर नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। कौन से पाए जाते हैं बाबू? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर में पाए जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए, अब हम बात करते हैं नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ वो होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। जिनके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? उन पदार्थों को बोलते हैं नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ। ये कितने प्रकार के होते हैं बाबू? ये 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? ये 3 प्रकार के होते हैं। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है बाबू अमोनिया, एक होता है अमोनिया,
अमोनिया एक नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है। दूसरा है बाबू यूरिया, दूसरा क्या है यूरिया, और 3 नंबर है यूरिक अम्ल, 3 नंबर है यूरिक अम्ल, है ना। एक बार फिर से देख लीजिए मैंने क्या बताया, मैंने ये बताया कि किसी भी अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है उसको बोलते हैं उत्सर्जन। और उत्सर्जन के बारे में हमने पढ़ लिया, उसके बाद हम बात करेंगे अपशिष्ट पदार्थ के बारे में। तो जो शरीर के लिए हानिकारक होते हैं उन पदार्थों को हम क्या बोलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। दूसरी बात मैंने बताई कि मानव शरीर में कौन से अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल 3 प्रकार के नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। अब देखिए बाबू, हम आगे बात करते हैं, आगे चर्चा करते हैं किसके बारे में, अमोनिया के बारे में। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में, फिर यूरिया के बारे में, फिर हम यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अमोनिया के बारे में, है ना। आपको ये उत्सर्जन की परिभाषा समझ में आई होगी। उसके बाद आपको अपशिष्ट पदार्थ के बारे में पता चला होगा, नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं ये भी बात आपको पता चल गई होगी। अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में बाबू, अब हम बात करने वाले हैं अमोनिया के बारे में। हमारा जो पहला नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ है उसका नाम है अमोनिया। सबसे पहले चर्चा करेंगे अमोनिया के बारे में। किसके बारे में, अमोनिया के बारे में चर्चा करेंगे, अमोनिया। चलिए शुरू करते हैं अमोनिया के बारे में। सबसे पहली बात, यानी जो जीव अमोनिया को उत्सर्जन करेंगे वो क्या कहलाएंगे, एक बात तो ये पूछी जा सकती है। और अमोनिया का उत्सर्जन किस क्रिया के द्वारा संपन्न होता है, तो ध्यान रखना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, 2 बात। अमोनिया का उत्सर्जन यानी इसका उत्सर्जन इसका उत्सर्जन अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है, प्रक्रिया द्वारा संपन्न होता है। ध्यान रखना है आपको अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताई है कि जो अमोनिया होता है, अमोनिया उसका उत्सर्जन शरीर से बाहर कौन सी प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा। कौन सी प्रक्रिया के द्वारा बाबू, अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। एक बात ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक है। अब दूसरी बात ये आती है कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं। जो, ये बात लिख लीजिए, कोई बात नहीं है। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं, अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं। जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं वो अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं, अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाते हैं। आई ना बात बाबू आपके समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जो जीव अमोनिया का उत्सर्जन करेंगे बाबू वो क्या कहलाएंगे, अमोनियोत्सर्ग जीव कहलाएंगे। और इसी अमोनियोत्सर्ग प्रक्रिया के द्वारा अमोनिया का उत्सर्जन होता है। तो 2 बातें समान हैं लेकिन क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जा सकता है आपसे। अब बात आती है कि अमोनिया का उत्सर्जन कौन कौन से जीव करते हैं। हम उदाहरण की बात करते हैं भाई, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालते हैं, उन्हीं की हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक बात करते हैं हम किसकी, जलीय कीट की, एक उभयचर की, एक मछली की। जो मछली हो गई, मछलियां, है ना, मछली उभयचर, जलीय कीट, उभयचर, मछली, जलीय कीट, ये जो होते हैं ना, ये सभी के सभी क्या करते हैं, अमोनिया को उत्सर्जन करते हैं। ये इसके उदाहरण है, मछली, उभयचर और जलीय कीट। उभयचर का मतलब होता है बाबू जो धरती पर भी रह सकता है और जो जल में भी रह सकता है, जैसे मेंढक की बात करते हैं। मेंढक एक उभयचर की श्रेणी में आता है और मेंढक क्या करता है, अमोनिया का उत्सर्जन करता है। ध्यान रखना बाबू, मेंढक अमोनिया का उत्सर्जन करता है। तो क्वेश्चन आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले जीव कौन कौन से होते हैं, तो ध्यान रखना, मछलियां,
उभयचर और जलीय कीट अपने शरीर से क्या निकालेंगे, अपने शरीर से अमोनिया को बाहर निकालेंगे बाबू। किसको बाहर निकालेंगे बाबू, अमोनिया को बाहर निकालेंगे। ये बात आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। किसको बाहर निकालेंगे, अमोनिया को बाहर निकालेंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी अमोनिया के बारे में। किसके बारे में बाबू, अमोनिया के बारे में। चलिए हाँ, अब हम बात करने वाले हैं दूसरे प्रकार की। हमारा दूसरा जो प्रकार था वो था यूरिया। अब हम चर्चा करेंगे यूरिया के बारे में। किसके बारे में बाबू, यूरिया के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए मैं आपको यूरिया के बारे में बताता हूं। यूरिया देखिए 2 नंबर है यूरिया। यूरिया बात करते हैं यूरिया के बारे में, तो सबसे पहली बात आती है यूरिया के बारे में कि जो यूरिया को उत्सर्जन करता कौन कौन है। इसके उदाहरण की बात कर लेते हैं पहले। इसका उदाहरण कौन कौन से हैं। जिस प्रकार से हमने पढ़ा है अमोनिया के उदाहरण, उसी प्रकार से हमें यूरिया के उदाहरण पढ़ने। भाई कौन कौन से जीव यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, यूरिया बाहर निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली बात आती है स्तनधारी की। किसकी बात आती है, स्तनधारी की बात आती है। ध्यान रखना, स्तनधारी। स्तनधारी जो जीव होते हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, स्तनधारी जीव में कौन आता है, मनुष्य आता है। बहुत सारे जीव आते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है ना, वो अपने आप में एक स्तनधारी होता है। जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्तनधारी जीव बोलते हैं। तो स्तनधारी जीव क्या करते हैं, अपने शरीर से यूरिया को बाहर निकालते हैं। अमोनिया बाहर नहीं निकालते, वो क्या करते हैं, यूरिया को बाहर निकालते हैं। ठीक है, स्तनधारी जीव हो गए। इसके साथ साथ समुद्र में रहने वाली मछली, समुद्री मछली, समुद्र में रहने वाली जो मछली होती है वो भी क्या करती है बाबू, समुद्र में रहने वाली मछली भी यूरिया का उत्सर्जन करती है। किसका उत्सर्जन करती है, यूरिया का उत्सर्जन करती है। ध्यान रखना आपको, यूरिया का उत्सर्जन करती है। वैसे मछलियां अमोनिया भी छोड़ती हैं, कुछ मछलियां यूरिया छोड़ती हैं। अब समझना इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूं। ये जो जीव होते हैं, ये जीव स्तनधारी हो गया, समुद्री मछली हो गई, इन जीवों को हम क्या बोलते हैं, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इन जीवों को यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है। यूरिया उत्सर्जी कहा जाता है किनको, इन जीवों को जो यूरिया उत्सर्जित करते हैं। जो जीव यूरिया उत्सर्जित करते हैं उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, उन जीवों को बोलते हैं बाबू, उन जीवों को हम क्या बोलते हैं, यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। क्या कहते हैं, यूरिया उत्सर्जी कहते हैं। यानी जो जीव क्या करते हैं, यूरिया का उत्सर्जन करते हैं ना, उनको हम बोलते हैं यूरिया उत्सर्जी। क्या बोलते हैं, यूरिया उत्सर्जी बोलते हैं। ठीक है, आपको ये बात समझ में आई, ये बिल्कुल सिंपल सी बात थी। अब हम बात करते हैं इससे आगे बात करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे शरीर में बनता तो अमोनिया है, बनता तो अमोनिया, लेकिन अमोनिया को हम बाहर नहीं छोड़ते। जैसे मान लो ये मनुष्य मनुष्य है। इस मनुष्य के शरीर में पहले क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा। क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा तो अमोनिया, लेकिन अमोनिया को हम बाहर नहीं छोड़ते। अमोनिया बदल जाता है यूरिया के अंदर। किस में बदल जाता है, यूरिया में बदल जाता है। ये जो अमोनिया हमारे शरीर में बना है ना, ये अमोनिया किसके अंदर बदल जाता है बाबू, ये अमोनिया यूरिया में चेंज हो जाता है। किस में चेंज हो जाता है, यूरिया में। और कहां पर चेंज होता है, कौन चेंज करता है इसको दोस्तों, इसको चेंज करता है यकृत। कौन करता है बाबू, यकृत का बोले मतलब लीवर। इसको कौन चेंज करता है, लीवर चेंज करता है। कौन चेंज करता है, लीवर चेंज करता है। तो यही बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं। मानव की कोशिकाओं द्वारा, समझ लेना इस बात को, मानव कोशिकाओं द्वारा अमोनिया का निर्माण होता है। अमोनिया का निर्माण होता है, लेकिन यकृत का मतलब होता है लीवर। यकृत का दूसरा नाम क्या होता है, लीवर होता है। यकृत यानी लीवर उस अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यूरिया में बदल देता है। कौन बदल देता है, यकृत बदल देता है। यही बात मैं आपको बता रहा था कि जो मानव होता है या फिर कोई भी स्तनधारी होता है जो अपने बच्चों को दूध पिलाता है, उसकी कोशिकाओं के द्वारा बनेगा तो क्या, उसकी कोशिकाओं के द्वारा बनेगा तो अमोनिया, लेकिन वो अमोनिया को क्या कर देता है, अमोनिया को चेंज कर लेता है किसके अंदर, यूरिया में। लेकिन चेंज करता कौन है, यकृत करता है, लीवर करता है। ध्यान रखना ये बात, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव कोशिकाओं में बनने वाले अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है, तो यकृत बदलता है। कौन बदलता है, यकृत बदलता है। और फिर ये यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ये यूरिया हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। लेकिन इससे पहले हमने पढ़ा था
पढ़ा था ना उभयचर के बारे में, जलीय कीट के बारे में। उसके शरीर में यूरिया नहीं बनता, बनता तो अमोनिया उनके शरीर में, लेकिन वो क्या करते हैं, अमोनिया को छोड़ देते हैं। लेकिन हम सीधा अमोनिया को नहीं छोड़ते, हम पहले उस अमोनिया को यूरिया में बदलते हैं। पहले अमोनिया को यूरिया में बदलेंगे, फिर उस यूरिया को हम क्या करेंगे, शरीर से बाहर निकालेंगे। यह प्रक्रिया हमारे शरीर में लागू होती है, ध्यान रखना आपको अच्छे से। चलिए, तो ये बात किसके बारे में हो गई, ये बात हो गई बाबू किसके बारे में, यूरिया के बारे में, जो आपको ध्यान रखनी थी, है ना, ये बात आपको ध्यान रखनी थी। अब ये जो यूरिया बनी है ना, ये यूरिया, इस यूरिया को क्या कर देते हैं, वृक, वृक मतलब किडनी, वृक का मतलब किडनी, किडनी क्या कर देती हैं, किडनी उत्सर्जित कर देती हैं, उत्सर्जित कर देती हैं। यानी हमारे शरीर में जो यूरिया बना है ना, उस यूरिया को किडनी क्या कर देती हैं, किडनियां शरीर से बाहर निकाल देती हैं उस यूरिया को, किडनियां उस यूरिया को शरीर से बाहर निकाल देती हैं, किडनियां, है ना। अमोनिया को यूरिया में चेंज किसने कर दिया, यकृत ने कर दिया, और उस यूरिया को शरीर से बाहर कौन निकाल देगी, किडनी निकाल देगी, वृक निकाल देंगे। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। चलिए, ये बात हो गई हमारी यूरिया की। अब हम चर्चा करते हैं किसकी, अब हम चर्चा करते हैं यूरिक अम्ल की। किसकी चर्चा करते हैं बाबू, यूरिक अम्ल की चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले बात आती है यूरिक अम्ल कौन कौन से जीव उत्पन्न करते हैं, कौन कौन से जीव यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। जैसे मानव यूरिया का उत्सर्जन करता है, जैसे उभयचर अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं, उसी प्रकार से यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करता है। तो आप हेडिंग लगा सकते हैं यूरिक अम्ल। 3 नंबर है यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। हम चर्चा करेंगे यूरिक अम्ल के बारे में, यूरिक अम्ल के बारे में चर्चा करेंगे। ध्यान से समझना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊंगा यूरिक अम्ल के बारे में। चलिए, बात करते हैं यूरिक अम्ल की। तो यूरिक अम्ल को कौन कौन शरीर से बाहर निकालता है, उदाहरण की बात करते हैं। पहले उदाहरण की चर्चा करते हैं। उदाहरण समझना, जैसे पक्षी हो गए, पक्षी हो गए, सरीसृप हो गए, सरीसृप, तथा कीट, ये इसके उदाहरण हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले जीवों के नाम लिखिए। तो आपको लिखना है पक्षी, सरीसृप और कीट। पक्षी आप जानते हो, सभी पक्षी। सरीसृप का मतलब जो रेंग कर चलता है, जैसे सांप हो गया, वो एक रेंग कर चलने वाला जीव होता है, वो क्या होता है, सरीसृप होता है। और कीट हो गए, जितने भी कीट होते हैं ना, वो भी क्या करते हैं, यूरिक अम्ल छोड़ते हैं अपने शरीर से। यानी उभयचर तो क्या छोड़ता है, उभयचर और जलीय कीट तो क्या छोड़ते हैं, अमोनिया छोड़ते हैं। मानव शरीर से बाहर क्या निकालता है, मानव शरीर से बाहर निकालता है यूरिया। और ये जो पक्षी, सरीसृप और जो कीट होते हैं ना, वो क्या करते हैं, शरीर से बाहर क्या निकालते हैं। तो पक्षी, सरीसृप और जो कीट होते हैं, वो शरीर से बाहर क्या निकालेंगे, यूरिक अम्ल को निकालेंगे। किसको निकालेंगे बाबू, यूरिक अम्ल को निकालेंगे। ये 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। अब हम चर्चा करते हैं यूरिक अम्ल के बारे में, थोड़ी सी आगे और चर्चा करते हैं। देखिए, ये जो यूरिक अम्ल होता है ना, यूरिक अम्ल ये सीधा नहीं बनता, बनता तो क्या है, अमोनिया बनेगा। तो क्या अमोनिया बनेगा, अमोनिया यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है, अमोनिया यूरिक अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। अमोनिया यूरिक अम्ल में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। जिस प्रकार से हमारे शरीर में यकृत क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में बदलता है, उसी प्रकार से इन पक्षियों के अंदर भी कोई मतलब अंग है, वो क्या करता है, इस अमोनिया को क्या कर देता है, यूरिक अम्ल में चेंज कर देता है। तो पक्षियों के अंदर यूरिया किसके अंदर बदलता है, यूरिक अम्ल में, और मानव में यूरिया किसके अंदर बदलता है, यूरिया में बदलता है। क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि मानव शरीर में अमोनिया किस में बदलता है, यूरिया में। क्वेश्चन पूछ लेगा अमोनिया पक्षियों के शरीर में किसके अंदर चेंज होता है, तो यूरिक अम्ल में चेंज होता है। किस में चेंज होता है, यूरिक अम्ल में चेंज होता है। आई बात समझ में, बिल्कुल आई है। अब हम चर्चा करते हैं इससे आगे चर्चा करते हैं। अब बात करते हैं जो जीव इस यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। जिस प्रकार से अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनिया उत्सर्जी कहलाते हैं, जिस प्रकार से यूरिया को उत्सर्जन करने वाले जो जीव होते हैं वो यूरिया उत्सर्जी कहलाते हैं, उसी प्रकार से यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं। तो समझना, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीव, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीव, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीव, यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जीव यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं, यूरिक अम्ल उत्सर्जी कहलाते हैं। आई बात समझ में बाबू, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अमोनिया का उत्सर्जन करने वाले अमोनिया उत्सर्ग,
यूरिया को उत्सर्जन करने वाले यूरिया उत्सर्जी और यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करने वाले यूरिक अम्ल उत्सर्जी। अब क्वेश्चन आपको यह भी पूछ लेगा कि किन्हीं दो यूरिक अम्ल उत्सर्जी के नाम लिखिए, किन्हीं दो यूरिक अम्ल उत्सर्जी के नाम लिखे, तो आपको लिखना है यूरिक अम्ल उत्सर्जी कौन होते हैं, जो यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। और यूरिक अम्ल का उत्सर्जन कौन कौन करते हैं, पक्षी, सरीसृप और कीट क्या करते हैं, यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी थी। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए, यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है, कम जल की आवश्यकता होती है। यूरिक अम्ल के उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। इसलिए ये जीव यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं, पेस्ट के रूप में उत्सर्जित करते हैं। अब देखो कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने बताई है कि जो यूरिक अम्ल होता है ना, यूरिक अम्ल, उसको शरीर से बाहर निकालने के लिए ज्यादा जल की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल कम जल की आवश्यकता होती है। इसीलिए ये जो जीव होते हैं, ये वाले जीव क्या करते हैं, इस यूरिक अम्ल को पेस्ट के रूप में बाहर निकाल देते हैं, पेस्ट के रूप में। जो मेरे आसपास का जो बच्चा है वो तो समझ जाएगा, बीट जिसको बोलते हैं ना, बीट, वो एक गिल्ली होती है, उसके साथ ही क्या आता है, बाहर यूरिक अम्ल आ जाता है। बीट के साथ ही क्या जाता है, यूरिक अम्ल बाहर आ जाता है पेस्ट के रूप में, लुगदी के समान बाहर आता है। ध्यान रखना, यूरिक अम्ल किन जीवों के अंदर, इन पक्षियों में, सरीसृपों में और कीटों में जो यूरिक अम्ल होता है ना, वो किसके रूप में बाहर आता है, एक लुगदी के रूप में, एक पेस्ट के रूप में बाहर आता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। उम्मीद करते हुए बात आपको समझ में आई होगी। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं। बिल्कुल आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम देखिए, ये हमारे जो उत्सर्जन था ना, उसका प्रकार हमने पढ़ लिए, जितने भी प्रकार थे वो हमने पढ़ लिए। अब अगला जो टॉपिक आने वाला है वो होने वाला है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। लेकिन वो टॉपिक मैं आज आपको नहीं पढ़ाऊंगा, वो पढ़ाऊंगा मैं आपको अगली क्लास में। देखिए एक बार थोड़ा सा मैं रिपीट करवा देता हूं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने उत्सर्जन की बात बोल रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको उत्सर्जन के बारे में बताया, उत्सर्जन क्या होता है। फिर मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र की बात बताई कि जिस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है उस अंग को हम क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। और उत्सर्जन किसे कहते हैं, शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया क्या होती है, उत्सर्जन कहलाती है। अब अपशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उनको हम अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं। और नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ की अगर बात करते हैं, मुख्य रूप से नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं जिनके अंदर नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, अमोनिया, यूरिया और यूरिक अम्ल। तीनों के बारे में हमने चर्चा कर ली। इससे आगे जो टॉपिक आएगा वो आएगा मानव उत्सर्जन तंत्र। तो कल हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में। किसके बारे में बाबू, मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। और मानव उत्सर्जन तंत्र के बारे में मैंने बताया था, पहला भाग हम पढ़ने वाले हैं वृक्क के बारे में, फिर हम बात पढ़ेंगे मूत्रवाहिनी के बारे में, फिर हम मूत्रवाहिनी के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम मूत्राशय के बारे में पढ़ेंगे, मूत्राशय के बारे में, और फिर हम मूत्रमार्ग के बारे में पढ़ेंगे। इस प्रकार से हमारा इस मानव उत्सर्जन तंत्र की बनावट कंप्लीट हो जाएगी। फिर हम पढ़ेंगे इसकी क्रियाविधि, फिर हम क्या पढ़ेंगे, इसकी क्रियाविधि पढ़ेंगे। पहले इसकी बनावट पढ़ेंगे, फिर इसके काम करने की विधि पढ़ेंगे, किस प्रकार से काम करते हैं। इस प्रकार से हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा। वैसे तबीयत डाउन है, बुखार है, तो डॉक्टर को चेक भी करवाया था, लेकिन थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा इस बात को। अगली क्लास में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को, थैंक यू, बाय बाय। अच्छे से पढ़ना है, दमदार तरीके से पढ़ना है। कोई शिकायत हो तो कमेंट कर सकते हैं आप, लेकिन वीडियो को शेयर जरूर किया करो। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर लें, जिससे कि आपको PDF वगैरह की जानकारी मिल सके। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय, लव यू सभी को, थैंक यू।